साथियों नमस्कार। आज है 4 जुलाई 2025 ईस्वी और आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। तो पहला है वन महोत्सव के बारे में। वन महोत्सव या फॉरेस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। इसे कब मनाया जाता है, वर्ष के किस मंथ में इसका आयोजन किया जाता है? तो जुलाई महीने में इसका आयोजन किया जाता है, जुलाई के पहला सप्ताह में 1 से 7 जुलाई के बीच। तो वन महोत्सव का आयोजन पूरे भारतवर्ष में जुलाई के प्रथम वीक में होता है। इसका उद्देश्य वनों के प्रति प्लांटिंग वगैरह करना, वनारोपण करना, वन की महत्ता को उजागर करना, वन संरक्षण के प्रति जिम्मेवार होना। अगला है आकाश मिसाइल को खरीदने वाला है ब्राज़ील। तो मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। तो मिसाइल क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेपास्त्र। इसके द्वारा एक्सप्लोसिव मटेरियल यानी कि जो विस्फोटक पदार्थ हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजकर वहाँ पर तबाही मचाया जाता है, हिट किया जाता है। जैसे भारत से पाकिस्तान में अटैक करना है तो मिसाइल के माध्यम से एक्सप्लोसिव मैटर को हम पाकिस्तान में अटैक करेंगे। तो यही मिसाइल का काम एक वाहन के रूप में होता है, व्हीकल के रूप में, एक्सप्लोसिव मैटर व्हीकल। आकाश मिसाइल की बात करें तो आकाश मिसाइल SAM मिसाइल है। SAM मतलब सरफेस टू एयर यानी कि सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है ये। और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन ये मीडियम रेंज की मिसाइल है। आकाश मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ब्राज़ील खरीदने वाला है। और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है मध्य रेंज वाली, सरफेस टू एयर। तो मिसाइल दो तरह के होते हैं, एक है बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दोनों में क्या अंतर है? तो बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज अधिक होता है। ये पृथ्वी की सतह मान लेते हैं, यहाँ से लॉन्च किया जा रहा है मिसाइल। तो ये पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसका बहिर्मंडल, सबसे आउटर जो भाग है वायुमंडल का, जिसे बहिर्मंडल कहते हैं, एक्सोस्फेयर, वहाँ से वो जाता है। वहाँ से इस प्रकार परवलय पथ का फॉलो करते होते जो टारगेट हिट है वहाँ पर हिट करवाया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल में एक बार टारगेट को सेट कर दिया गया, उसको बीच में चेंज नहीं किया जा सकता। ये अधिक रेंज की होती है। यानी मान लीजिए हमें इंडिया से अटैक करना है यूरोप के किसी देश पर, तो उसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल की आवश्यकता हमें पड़ेगी, क्योंकि इसका हाई रेंज होता है, अधिक वजन के एक्सप्लोसिव मैटर ये ले जा सकता है मटेरियल को, और ये पैराबोलिक पाथ का अनुसरण करती है। इस टाइप की जो रास्ता बनता है उसको बोलते हैं परवलय रास्ता, और ये पूरा गोल बनेगा तो वृत्ताकार रास्ता। तो दो बातें, बैलिस्टिक मिसाइल का अधिक रेंज होता है, टारगेट एक बार सेट हो गया दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं बीच में। और ये अधिक रेंज वाली होती है, परवलय पाथ का यानी परवलय रास्ता को अनुपालित करती है। बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जाम्पल क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जाम्पल है पृथ्वी सीरीज का जितना भी मिसाइल है भारत में वो सब बैलिस्टिक है। अग्नि सीरीज का जितना भी है, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, अग्नि 5 भारत का एट प्रेजेंट सबसे खतरनाक मिसाइल है। ये अधिक दूरी तक इसका मतलब रेंज जो है सर्वाधिक है। क्रूज मिसाइल क्या होता है? क्रूज मिसाइल का एग्जाम्पल है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के सहयोग से डेवलप किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल, निर्भय मिसाइल, ये सब है क्रूज मिसाइल का उदाहरण। क्रूज मिसाइल क्या होती है? तो ये कम रेंज वाली होती है। जैसे ये पृथ्वी का सतह है, यहाँ पर एक छोटा सा, मान लीजिए भारत से पाकिस्तान के किसी शहर में अटैक करना है, तो ये छोटा सा वायुमंडल की निचली परत में जाएगा, फिर इस प्रकार सतह के समांतर गति करेगा, फिर टारगेट हिट को हिट करेगा। और इसमें जो है टारगेट को एक बार सेट कर दिया गया तो बीच रास्ते में भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। ये पैराबोलिक पाथ का अनुपालन नहीं करती, ये पैरेलल चलती है पृथ्वी की, ये कम रेंज वाली होती है। अगला है PM फसल बीमा योजना। PM फसल बीमा योजना, PMFBY कब स्टार्ट हुआ? डेट पूछा जा सकता है 2016 में। क्यों न्यूज में? क्योंकि इसमें जितने भी स्टेट हैं उसको, और जो बिहार, झारखंड वगैरह को भी इसमें अब शामिल किया जाएगा। इसके द्वारा क्या किया जाता है? वित्तीय सहायता दिया जाता है किसानों को, यदि उनका फसल नष्ट हो जाता है प्राकृतिक आपदा के द्वारा, बाढ़, सूखा या फिर कीटनाशकों के अटैक के कारण, तो उस कंडीशन में उन्हें फाइनेंशियल हेल्प किया जाता है सरकार के द्वारा। अगला है गार्डेन फोरडंग ट्रस्ट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट PT के लिए। गार्डेन फोरडंग ट्रस्ट क्या है? ये एक नॉन प्रॉफिट संस्था है
जिसका काम है दलाई लामा का चयन करना। किसका? दलाई लामा का चयन करना। दलाई लामा कौन होते हैं? तिब्बत में बौद्ध धर्म गुरु के हेड को दलाई लामा कहा जाता है। जैसे तिब्बत में बौद्ध धर्म के हेड को या गुरु को या पुरोहित को दलाई लामा की संज्ञा दी जाती है। तो गार्डन फोड्रंग ट्रस्ट ही वैसा नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है जो दलाई लामा का चयन करता है। इसके मेंबर इस ट्रस्ट में होते हैं जो अभी एट प्रेजेंट दलाई लामा है, जो कि 14वें दलाई लामा है, वो रहते हैं, और 1-2 धर्मगुरु रहते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। और ये 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था। भारत में भी इसका है, धर्मशाला में इसका क्षेत्र है। तो गार्डन फोड्रंग ट्रस्ट का काम है दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन करना कि दलाई लामा का अगला अवतार कौन है, रीइंकार्नेशन कौन है। अभी ये चर्चा में है क्योंकि 14वें जो दलाई लामा है एट प्रेजेंट, उनका 90 वर्ष की मतलब जन्मदिन के शुभ अवसर मनाया गया, और अगले दलाई लामा का चयन की प्रक्रिया मतलब शुरू हो चुकी है। इसीलिए ये न्यूज़ में है। चाइना कह रहा है कि ये नहीं चयन करेगा उत्तराधिकारी को, तो इसलिए ये न्यूज़ में। तो याद रखना, गार्डन फोड्रंग ट्रस्ट दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना की यात्रा की, और ये त्रिनिदाद और टोबैगो, जिसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। त्रिनिदाद और टोबैगो एक देश है, द्वीपीय देश, आइलैंड कंट्री, इसकी भी यात्रा की, और 2-3 देशों की, टोटल 5 देशों की यात्रा करेंगे ये जुलाई के प्रथम पखवाड़े में। तो घाना की राजधानी क्या है? घाना एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी अक्करा है। अक्करा। कैपिटल क्या है इसकी? अक्करा है घाना की राजधानी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को घाना के राष्ट्रपति जॉन ट्राजनी महामा के द्वारा वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। नरेंद्र मोदी ने वहाँ के राष्ट्रपति, जिनका नाम जॉन ट्राजनी महाना है, उसको बिदरी फूलदान दिया। तो ये पूछा जा सकता है पीटी में, कौन सा फूलदान? बिदरी फूलदान दिया। बिदरी फूलदान कर्नाटक के बीदर क्षेत्र से संबंधित है। कर्नाटक के बीदर में ये बनाया जाता है। भारत की धातु शिल्प कला जो मेटल हैंडीक्राफ्ट है, उसका एक यूनिक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो बिदरी फूलदान धातु से बनाया जाता है, बेसिकली मिश्र धातु से, और जो है जस्ता और कॉपर के मिश्र धातु से ये बनाया जाता है। धातु शिल्पकला का एक उदाहरण है। तो बिदरी फूलदान किससे संबंधित है? कर्नाटक के बीदर क्षेत्र से। और उन्होंने उनकी पत्नी यानी राष्ट्रपति की पत्नी लार्डिना को चांदी का पर्स दिया जो उड़ीसा के कटक में बनाया गया है। और उपराष्ट्रपति को पश्मीना शाल दिया। उपराष्ट्रपति को क्या दिया? पश्मीना शाल जो कि कश्मीर के चंगथांगी बकरी के बालों से बनाया जाता है। चंगथांगी बकरी के बालों से बनाया जाता है पश्मीना ऊन, जो कि मुलायम होता है, हल्का होता है और गर्माहट मतलब गर्मी प्रदान करता है। नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी यानी राष्ट्रीय खेल जो नीति है 2011 के जगह पर अभी 2025 उसको रिप्लेस करके बनाया गया है। इसका उद्देश्य कल्चरल जो स्पोर्ट कल्चर को प्रमोट करना, ग्लोबल स्पोर्टिंग लीड करना भारत को, यानी वैश्विक खेल के मामले में वैश्विक अग्रणी देश बनना, स्पोर्ट टूरिज्म को बढ़ावा देना, भागीदारी बढ़ाना इसका उद्देश्य होगा कि वुमेन और ट्राइबल जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी खेल में दिलचस्पी दिखाएं, और जो भारत के ट्रेडिशनल गेम हैं, पारंपरिक खेल जैसे खो खो है, कबड्डी है, मलखम्ब है, उसको प्रमोट करना, और खेल को आर्थिकी का जरिया बनाना, सोशल समावेशिता का जरिया बनाना इसका उद्देश्य है। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट NIPCCD का नाम चेंज करके सावित्रीबाई फूले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य वुमेन और चाइल्ड को ट्रेनिंग देना, उस पर रिसर्च करना। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत काम करती है। इसका एक रीजनल संस्था खोला जाएगा झारखंड के रांची में, जो कि बिहार,
झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के लिए समर्पित होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम RDI स्कीम के तहत यूनियन कैबिनेट अप्रूव किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीड में 1 लाख करोड़ का निधि। कितना? 1 लाख करोड़ का निधि, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इंटरेस्ट इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट लें। यदि रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा तो विकास, आर्थिक ग्रोथ जो इंडिया का वो रुक जाएगा, इसलिए ये ज़रूरी है। नामदफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। नामदफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है? नहीं, अरुणाचल प्रदेश में है। ये नामदफा नदी के किनारे भारत म्यांमार की सीमा पर। तो भारत में एट प्रेजेंट कितने टाइगर रिजर्व हैं? 58 हैं। 58वां का नाम है माधव नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है और सर्वाधिक टाइगर रिजर्व यहीं पर है। दूसरा है 57 रातापानी टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। 56 है गुरु घासीदास, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और पहला टाइगर रिजर्व था जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हुआ था उसी के तहत बनाया गया था। प्रस्तावना न्यूज में है क्योंकि प्रस्तावना में जो 2 शब्द जोड़े गए थे, 42वां संविधान संशोधन CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, उसको हटाने की मतलब मुहिम चल रही है कि उसको हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? क्योंकि आपातकाल के समय लागू किया गया था। जो आपातकाल उस समय जिसमें मूल अधिकारों का हनन हुआ था, संविधान का बहुत सारा हनन हुआ था, इसलिए कहा जा रहा है। क्या ये उचित है? नहीं उचित है। क्या हमारा संविधान प्रस्तावना में जो ऐड किया गया समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द, उससे पहले भारत के संविधान का दर्शन ये नहीं था? अवश्य था, क्योंकि भारत के मूल अधिकार में आप देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से 28 में। तो पहले से ही धर्मनिरपेक्ष था। समाजवाद का कॉन्सेप्ट DPSP में झलकता ही है। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि प्रस्तावना में जब शब्द ऐड किया गया तभी हमारा देश पंथ निरपेक्ष या फिर ये समाजवादी बना। इससे पहले भी था, बशर्ते प्रस्तावना में ये शब्द नहीं था। तो क्या अभी हटाना ये सब प्रस्तावना का ये हो रहा है राजनीतिकरण? प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे परिवर्तन किए गए संविधान में। इसके द्वारा कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए, जिसका है ISS। I से इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, S से सोशलिज्म यानी समाजवाद, S से सेकुलर यानी पंथ निरपेक्षता। प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, जो 1976 में हुआ, जिसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हैं। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? अवश्य संविधान का भाग। लेकिन बेरोबारी केस के अनुसार पूछा जाए कि बेरोबारी यूनियन केस 1960 के अनुसार प्रस्तावना संविधान का भाग है? नहीं है, उसमें कहा गया था संविधान का भाग नहीं। लेकिन फिर 1973 के चर्चित केशवानंद भारती केस में कहा गया कि प्रियम्बल संविधान का भाग है। प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है आर्टिकल 368 के तहत, लेकिन ऐसा संशोधन हो जो मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा जो कि 1973 में कॉन्सेप्ट आया था, उसमें चेंज ना हो। मूल ढांचा क्या? संविधान का जो मूल वैल्यू है, रूट वैल्यू, जैसे पंथ निरपेक्षता हो गया, समानता हो गया, बंधुत्व हो गया, मूल अधिकार वगैरह वगैरह। मूल अधिकार में भी संशोधन हो सकता है, लेकिन बशर्ते मूल ढांचा जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसका उल्लंघन ना हो। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में रिवाइज करती रहती है, उसको दायरा बढ़ाती रहती है। उसका कोई एक मतलब कॉन्क्रीट डेफिनेशन नहीं है। मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब संविधान का जो मूल्य है वो हमारे समानता पर आधारित है, बंधुत्व पर, एकता पर, अखंडता पर, पंथ निरपेक्षता पर। और जो धर्मनिरपेक्षता है वो भी मूल ढांचा का एक भाग है। प्रस्तावना को संविधान का समरी कहा जाता है, सार कहा जाता है। संविधान का परिचय पत्र N.A. पालकीवाला ने इन्हें कहा था। संविधान की आत्मा पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। हमारी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है। न्याय जो कि रूस के बोल्शेविक क्रांति यानी 1917 में जो हुआ था रूसी क्रांति, उससे प्रेरित है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। हमारे संविधान पर यूएसए की क्रांति का प्रभाव दिखता है, रूस की क्रांति का प्रभाव दिखता है, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव दिखता है, लेकिन चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं दिखता है।